यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 9 है। इसके पहले की वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो उससे लिक्विड बनता है। तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। इसे आपको समझना होगा और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो चलिए इसको आगे डिस्क्राइब किया गया उसे हम समझते हैं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, जब आइस पिघलना शुरू करता है, मेल्ट करना शुरू करता है, और जब तक यह पूरा मेल्ट नहीं हो जाए तब तक यहां आप देखेंगे कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसा क्यों? इसे थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। यदि आप आइस को हीट कर रहे हैं, यदि आप आइस को हीट कर रहे हैं और हीट करने पर ये आइस क्या होगा? पिघलना शुरू होगा। तो यदि आइस ये पिघलना शुरू होगा और पिघल के पानी बनने तक आप देखेंगे कि यहां कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि कंटिन्यूअसली आप यहां हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, फिर भी यहां टेम्परेचर कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज नहीं दिखा रहा है। तो ये आखिर ये हीट गया कहां? सॉलिड से आप लिक्विड बना रहे हैं और आप लगातार हीट देते जा रहे हैं, लेकिन आपको टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता है। तो ये हीट जाता कहां है? यही है प्रश्न। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. मेल्टिंग पॉइंट के पहुंचने से आइस के मेल्ट होने तक कोई टेम्परेचर में अंतर नहीं आता है। ऐसा क्यों? जबकि आप लगातार उसको कंटिन्यूअस हीट देते हैं, तो वह हीट जाता कहां है? दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द। तो इसका आंसर आप यहां से देख सकते हैं कि यह हीट कहां जाता है। तो दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आप देखेंगे कि यह हीट जो है उसके पार्टिकल जो एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़े हैं, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं, तो यह जो हीट का एनर्जी है उस अट्रैक्शन को तोड़ने में चला जाता है। स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो आप देखेंगे ये जो कंटिन्यूअस हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह जो हीट है, ये जो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको समाप्त करने में यूज में आ जाता है। तो यही है इसका आंसर। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं कि यह जो हीट एनर्जी है वह आइस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और टेम्परेचर में कोई भी बदलाव आपको नहीं दिखता है। इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लैटेंट हीट। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, गुप्त, और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा, जो कि आपको दिखता नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि यह हीट कहां गया, यह ऊष्मा कहां गया। द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन। लैटेंट का मीनिंग क्या हो गया? हिडन, गुप्त, छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आता है और वह है व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मैंने बता दिया था, मेल्टिंग जो हो रहा था उसे ही हम लोगों ने क्या कहा था? फ्यूजन। तो व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो इसका आंसर आप यहां से याद कर सकते हैं, इसको याद करना होगा आपको। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
वह अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर होता है 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए, उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट। एक खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सी, या जैसे मैंने आपको बताया इसको 273 केल्विन लिखते हैं, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो आप यहां देखेंगे कि पार्टिकल इन वाटर, वाटर में जो पार्टिकल होंगे उनमें ज्यादा एनर्जी होगा इस टेम्परेचर पे कंपेयरिंग टू आइस एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि यह इसमें गुप्त ऊष्मा के रूप में यह रहता है जो कि हमें नहीं दिखता है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. At a point is reached when the particle have enough energy to break free from the force of attraction of each other. तो यही हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि जैसे जैसे आप हीट देते जाएंगे उसके पार्टिकल उस हीट को एब्जॉर्व करते जाएंगे और वे फ्री होते जाएंगे, उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, जिसके कारण वे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस पार्टिकल में बदलना शुरू हो जाएंगे। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस, और इस टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है वह गैस में बदलना शुरू हो जाएंगे। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से भी एक प्रश्न आता है आपको, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहां लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंस का है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जिस वातावरण में आप इसको करा रहे हैं वहां का जो प्रेशर है वही इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। Boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. तो हम लोगों ने क्या समझा कि पार्टिकल एनर्जी को गेन करता है और एनर्जी को गेन करने के बाद उसका एनर्जी बढ़ जाता है और वह फ्री हो जाता है और फिर गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर वही बात लिखा है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी, वो बहुत ज्यादा एनर्जी को गेन करते हैं टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, और वो वेपर स्टेट में, गैसेस स्टेट में इस प्रकार से चेंज होते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 K। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं ये है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप केल्विन में इसको निकाल सकते हैं 373 केल्विन। मैंने आपको बताया है K इज इक्वल टू C प्लस 273, तो आप निकाल सकते हैं सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में। कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी परिभाषित कर सकते हैं जिस प्रकार से हम लोगों ने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स इन स्टीम, that is water vapor at 373 K have more energy than water at the same temperature. This is because particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है आपका कि क्यों ये जो वाटर का वेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है और यह हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल होता है बजाय कि गर्म पानी के। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है, पार्टिकल्स इन स्टीम। पार्टिकल्स इन स्टीम मतलब वेपर फेज में जो पार्टिकल है, दैट इज वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी, उनमें एनर्जी ज्यादा होता है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्यों? दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि यहां पर जो स्टीम के पार्टिकल है उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होता है जो कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है
जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। सॉलिड को जब हीट किया जाएगा तो लिक्विड में आएगा, और लिक्विड को जब हीट किया जाएगा तो गैसियस स्टेट में आएगा, और इसको वापस कूल करने पर ये गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आता है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इन द टेम्परेचर। और यही हम लोग का टॉपिक भी था कि क्या चेंज इन टेम्परेचर से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, तो हाँ होता है। वी हैव लर्न्ड दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो आप देख सकते हैं ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। बट देयर आर सम दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट वह गैसियस स्टेट में बदल जाएगा, और गैसियस स्टेट से डायरेक्ट वह सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। तो आइए अब इसे हम लोग देखते हैं। जैसे मैं उदाहरण बता दूं, नेप्थलीन की गोली आपने घर में देखी होगी, या ओडोनिल आप बाथरूम में लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि ओडोनिल सॉलिड आप घर में लगाते हैं लेकिन वह गायब हो जाता है। क्या वो लिक्विड में आपने परिवर्तित होते हुए देखा है क्या? नहीं। तो ये डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है, वेपर फेज में आ जाता है। नेप्थलीन की गोली यह भी क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड आप लगाएंगे और देखेंगे कि गायब हो गया, तो यह भी लिक्विड फेज में नहीं आता है। तो यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी को, टेक सम कैम्फर, कुछ कपूर लेना है, और अमोनियम क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं आप। क्रश इट, इसको क्रश करना है, एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, इसको एक चाइना डिश में रख देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चाइना डिश लिया गया है, उसी में से हम लोग रखते हैं। इसके बाद पुट एन इन्वर्टेड फनल, एक फनल आपको लेना है, कीप, इस फनल को आप उल्टा करके यहां पर रख सकते हैं। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, इस प्रकार से आपको रखना है। पुट अ कॉटन प्लग, यहां पे आपको कॉटन प्लग लगा देना है। ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, इसके स्टेम पे आपको एक कॉटन प्लग लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको व्यवस्था करना है। आप देख सकते हैं यहाँ इसको हीट किया जा रहा है। तो जब यहाँ हीट किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट यह किस में बदल जाता है, गैसियस स्टेट में बदल जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।